Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the part 11 of the chapter equality. We have completed 10 parts. I know chapter is long enough, but I hope 10 parts are clear to all of you. And in the last class we have discussed the affirmative action. What is the meaning of affirmative action? The introductory part we have done in that particular video. Today we are going to move forward in the similar direction, and we are going to discuss in detail what is affirmative action. Fine, let us start now. Social assistance in the form of affirmative action is expected to be a temporary or time bound measure. अब देखो स्पेशल असिस्टेंस क्या है. जब आप अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हो तो ये क्या है, टेम्परेरी और टाइम बाउंड मेजर हो सकती है, राइट? जैसे आप लोगों ने बोल दिया कि रिजर्वेशन, तो दैट कैन बी अ टाइम बाउंड मेजर. The assumption is that special consideration will enable these communities to overcome the existing disadvantage and then compete with others on equal terms. अब देखो हम लोग ये अफर्मेटिव एक्शंस करते क्यों हैं? Because we know that if we want to create equality on real basis, then what we will have to do, we will have to provide them some equal rights, and by which we can protect and we can ensure equality by some special rights. Getting my point? इसीलिए अब देखो ये जो अफर्मेटिव एक्शन है ना, ये क्या है, ये एक टाइम बाउंड मेजर हो सकती है. और ये बेसिकली आपको क्या बताएगी, ये बेसिकली आपको दिखाएगी कि आप उन सोसाइटीज को ऐसी पोजीशन में लेके आओगे जिसके थ्रू वो डिसएडवांटेजेस के साथ ओवरकम कर सकते हैं और इक्वल टर्म्स पे वो compete कर सकते हैं दूसरों के साथ. Although policies of affirmative action are supported for making the society more equal, many theorists argue against them. अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो इक्वालिटी है ना, वो क्या है, लोगों को इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस करते हैं. लेकिन दूसरे इसको आर्ग्यू करते हैं. They question whether treating people differently can ever lead to greater equality. अब उन लोगों का क्वेश्चन क्या है, एंड द क्वेश्चन इज रैशनल यू कैन से. अब वो बोल रहे कि आप एक तरफ बात करते हो, आप इक्वालिटी लेकर आओगे, लेकिन आप खुद ही उनको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हो. सो हाउ कैन यू लीड टू ग्रेटर इक्वालिटी? द क्वेश्चन इज रिजनेबल ना. इट मींस देखो प्रोविजन क्या होता है, एक टाइम बाउंडेशन होती है, और उस टाइम बाउंडेशन के थ्रू हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम बाउंडेशन के थ्रू ना हम उन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो भी खुद को फील करें कि हम भी इक्वल पार्ट है सोसाइटी का, राइट? और उसके लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल उनको एडवांटेजेस दे सकते हैं बिकॉज दे आर डिसएडवांटेज ग्रुप्स. बट प्रॉब्लम इज दैट सम पीपल आर्ग्यू अगेंस्ट दैट. व्हाई? क्योंकि उनका क्वेश्चन ये है कि आप इनइक्वालिटी तो खुद क्रिएट करते हो, उसके थ्रू आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो इक्वालिटी, एंड हाउ कैन दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट विल बी लीडिंग टू ग्रेटर इक्वालिटी. समझ आ? अब देखो, और इसको देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेशन तो है बट द गोल इज पॉजिटिव इन विच वी वांट टू क्रिएट इक्वालिटी. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. अब देखो क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन particularly policies of reservation thus invoke the principle of equality to argue against such policies. इसीलिए देखो क्या होता है, जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो रिजर्वेशन की पॉलिसी से अगेंस्ट हैं, राइट? दे से नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट फाइन, है ना, ये इक्वालिटी हो ही नहीं सकती है. दे कंटेंड दैट एनी प्रोविजन of reservation or costs for the deprived in admission for higher education or job is unfair, as it arbitrarily denies other section of the society their right to equal treatment. अब देखो एग्जांपल लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के रिगार्डिंग. सपोज एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है एंड ही और शी हैज सिक्योर्ड 90% मार्क्स, राइट? एक कोई बच्चा जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है एंड सपोज ही और शी हैज सिक्योर्ड 75% मार्क्स ओनली. अब जो वो बच्चा रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, हो सकता है उसको उसके 75% मार्क्स पे भी कंट्री के बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाएगा. और वही जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, आफ्टर हैविंग 90% मार्क्स ऑल्सो मे बी उसको उसकी चॉइस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ना मिले. गेटिंग माई पॉइंट? और ये बहुत बार होता भी है इन द सोसाइटी. इसीलिए अब लोग ये क्या बोलते हैं कि अब देखो आपने क्या किया, 75% वाले को सिलेक्ट कर लिया और 90% वाले को रिजेक्ट कर दिया.
तो इट मींस जिस बच्चे के 90% है वो क्या बोल रहा है कि इसका मतलब आप दूसरों को ट्रीटमेंट देने के लिए, दूसरों के बेटरमेंट के लिए इक्वल ट्रीटमेंट के साथ तो खुद ही आप लोग अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो ना। हम खुद इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि एजुकेशन शुड बी अ दैट काइंड ऑफ थिंग जिसमें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं कि बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन सम पीपल आर थिंकिंग कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिस इज अगेंस्ट द इक्वालिटी and this is against the right to equal treatment. They maintain that reservation are a form of reserve discrimination and they continue with the practice that the principle of equality questions and reject. अब वो क्या बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन है ना, ये क्या है, एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है। रिवर्स कैसे? हम लोगों ने क्या बोला, अफर्मेटिव एक्शंस क्या दिखते हैं, उनका बेस क्या है। अफर्मेटिव एक्शंस का बेस हो सकता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को चेक करते हो, उसके बाद आप क्या देखते हो कि इन लोगों ने कौन सा डिस्क्रिमिनेशन टॉलरेट किया है और उस डिस्क्रिमिनेशन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, उसके बिहाफ पे हम उन लोगों को ना कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट? वही है आपका अफर्मेटिव एक्शन। बट आज वाले थिंकर क्या बोल रहे हैं कि जो अफर्मेटिव एक्शन है, आपने डिस्क्रिमिनेशन को रिवर्स कर दिया, राइट? रिवर्स कैसे कर दिया? पहले जो लोग सुप्रीम थे, आपने उन लोगों को क्या कर दिया, मतलब लेडर के बॉटम पे लाके खड़ा कर दिया कि चाहे वो कितना भी वर्क हार्ड कर ले, बट इवन देन दे विल नॉट बी एबल टू गेट देयर डिजायर्ड जॉब्स, देयर डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज टू स्टडी। और इट मींस क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी है बट उसकी फॉर्म रिवर्स हो गई है। समझ आया? इट मींस रिजर्वेशन ने क्या कर दिया, एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया। एंड दे कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्वेश्चन एंड रिजेक्ट्स। और वो इसको क्या बोलते हैं कि नहीं, ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल हो गया ना, इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गई चीजें, और वो इसको इसलिए रिजेक्ट करते हैं। इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट ऑल पर्संस बी ट्रीटेड अलाइक एंड व्हेन वी मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और कलर, वी आर लाइकली टू रीइंफोर्स कास्ट एंड रेशियल प्रेजुडिसेस। अब देखो ये बात बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं। जब आप ये बोल रहे हो कि इस पर्सन को इसकी कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिल रहा है, इसके कलर के बेसिस पे रिजर्वेशन मिल रहा है, तो हम खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। आप उन लोगों को पहले छांट रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो, राइट? हम लोग उनसे पहले, अब देखो वैसे तो हम बोलेंगे कि किसी के लिए ना पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड वर्ड आप डिनोट नहीं करोगे, इसमें ऐसा ऑफेंस है जिसको विदाउट बेलेबल ऑफेंस कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अगर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हम उसके बच्चे की कास्ट पूछ लेते हैं। समझा? तो मतलब कहीं ना कहीं हम खुद ही ना कास्ट को प्रमोट कर रहे हैं, रेशियल और रेशियल प्रेजुडिसेस को हम खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। क्यों हम उस कास्ट को आज तक बेस बनाए हुए हैं, क्यों हम लोगों ने आज तक इक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं कर दी? For these theories, the important thing is to do away with social distinction that divide our society. और आज के मॉडर्न थिंकर्स क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सोसाइटी में एक्चुअल में इक्वालिटी लेके आना चाह रहे हो, then leave these kind of useless things. इन चीजों को आप छोड़ ही दो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी में इक्वालिटी रियल बेसिस में एस्टैब्लिश कर सकते हो। समझ आया? फाइन, क्लियर? In the context of this debate, it is relevant to draw a distinction between equality as a guiding principle of state policy and equal rights of individual. अब देखो इस कंटेक्स्ट में जब आप डिबेट करते हो ना, तो ये बहुत रेलिवेंट हो जाता है। एक डिफरेंस को ड्रॉ करना किस किस के बीच में, इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी क्या है, हमारी स्टेट पॉलिसी को गाइड करने वाला वैल्यू है। एंड इक्वल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना, और कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन भी हो गया। जैसे आप लोगों ने बात करी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब आप उस इक्वालिटी की बात करते हो तो आप सभी को क्या लेके आओगे, सभी को इक्वल करने की कोशिश करोगे, और उस वैल्यू को गेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगी, है ना। दैट इज डन बाय ईच एंड एवरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नॉट इन इंडिया ओनली बट इन एवरी टाइप ऑफ कंट्री, राइट। और दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, इक्वल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आपने बात कर दी कि सभी के राइट्स इक्वल हैं, तो हाउ कैन वी से ऑल आर इक्वल। जब आप लोगों ने रिजर्वेशन दे दी तो होगी ना दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी। स्टेट की पॉलिसी है इक्वालिटी इंश्योर करेगा, बट उस इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेट को तो अफर्मेटिव एक्शंस का सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, सभी को इक्वली ट्रीट करवाना है ना। तो पहले वो सभी को इक्वल करे तो सही,
समझ आया? लेकिन दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाता है, जैसे ही स्टेट कुछ इंश्योर ऐसी चीज करने की कोशिश करता है तो फिर क्या हो जाता है, जो इक्वल राइट ऑफ इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं हार्म होना शुरू हो जाते हैं, राइट? अब देखो, लेकिन इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना जरूरी है. लेट अस हैव अ लुक. अब देखो, इंडिविजुअल्स हैव अ राइट टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. अब अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हो तो हम सभी के पास क्या है, हम सभी इक्वल हैं. हम कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी हम जॉब कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में. हम सभी की इक्वल रीच होनी चाहिए वहां तक. वो हो गया आपका इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअल इक्वालिटी. बट क्या है, बट कंपटीशन शुड बी फेयर. Sometimes when competing for limited seats or job, people from deprived strata may be at disadvantage. अगर आप बोल दो कि नहीं ये अफर्मेटिव एक्शंस ना होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है, लेकिन सोच के देखो फिर क्या होगा. अगर कुछ सीट्स लिमिटेड हैं तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि उन लोगों की सारे रिसोर्सेज तक इक्वली रीच नहीं है, तो वहां ऐसी पोजीशन में क्या हो सकता है, वो लोग डिसएडवांटेज हो सकते हैं, वो लोग डिप्राइव हो सकते हैं, वो लोग एक्सक्लूड हो सकते हैं सोसाइटी से. समझा? The need and circumstance of this first generation learner whose parents are and sister were illiteracy and very different from those who are born into educated family. क्योंकि देखो, अगर आप कंडीशन सोच के देखोगे तो ऐसी ऐसी फैमिलीज है ना, कुछ तो ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स हमेशा वर्किंग क्लास से रिलेटेड रहे हैं, जिन्होंने कभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की शक्ल तक नहीं देखी है, राइट? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं. तो दोनों बच्चों की ना ग्रोथ के ऊपर बहुत अलग अलग फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ेगा. अगर आप खुद से ही कंपेयर करके देखोगे ना, अगर आप अपनी क्लास में भी देखो, सपोज आपके पेरेंट्स आप वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, तो आपके आइडियाज के ऊपर पेरेंट्स का इंपैक्ट कुछ अलग तरीके का आएगा. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट फार्मिंग क्लास से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक उन लोगों की रीच नहीं थी पहले, दे वर बिलोंगिंग फ्रॉम वर्किंग क्लास, वर्कर क्लास. तो उन बच्चों का जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप. समझ पा रहे हो? क्योंकि और फिर आप लोग क्या सोचोगे कि हम सभी इक्वल हैं, तो इक्वल हो ही नहीं सकते. आप देखो, सपोज यू आर रीडिंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल. एक कोई पेरेंट है जिसकी खुद इतनी इनकम नहीं है कि वो अच्छे स्कूल्स को अफोर्ड करे, इसलिए उसका बच्चा क्या है, ऑल्दो गवर्नमेंट स्कूल्स आर वेरी गुड, बट इवन देन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसमें कहीं ना कहीं लैक हो जाती है. इसीलिए अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, कि क्या हो कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा क्या है, वो आपके साथ उतना ही कंपटीशन कर पाएगा, क्योंकि आप लोग 6-7 क्लास से अलग से रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर देते हो जो लोगों की जानकारी में भी नहीं होते हैं. अगर आप ट्राइबल सोसाइटी के बच्चों को देखते हो, उन लोगों को बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं है, राइट? पेरेंट्स भी ऐसे, जो मान लिया पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो उनको भी नहीं पता कि ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ये चीजें भी होती हैं. समझ आया? तो मतलब अलग अलग सोसाइटी की कंडीशन हो सकती है ना, फैमिली में फैमिली की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, और जब अलग अलग कंडीशन पेरेंट्स की है तो इसीलिए बच्चे के ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है. दैट्स व्हाई इन प्रेजेंट सिनेरियो यू आर एबल टू सी कि जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो ना, तो पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन का कॉलम अलग से होता है. एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है तो ही वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे. अदरवाइज उन लोगों को तो, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके का होमवर्क छोटे छोटे बच्चों को जाता है, उसको समझ ही नहीं पाते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए जो इनइक्वालिटी है, अगर आपने बोल दिया कि सभी को इक्वली ट्रीट करो तो वो इक्वालिटी होगी ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. अगर आप सोसाइटी में हर एक एस्पेक्ट को मेजर करते हो तो हर जगह आपको बहुत ज्यादा वाइडर गैप देखने को मिल जाएगा. समझ आया? और इसीलिए जब आप बात करते हो ना इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, तो वो पॉसिबल नहीं है. आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी फॉर दी डिसएडवांटेज ग्रुप्स. समझ आया? अब देखो, मेंबर्स ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप्स वेदर दे आर दलित्स, women और एनी अदर कैटेगरी डिजर्व एंड नीड सम स्पेशल हेल्प. इसीलिए उन लोगों को हेल्प की जरूरत होती है. अब देखो, फीमेल्स के लिए भी चीजें अलग से रिजर्व हो जाती है, सीट्स अलग से रिजर्व हो जाती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ टॉलरेट किया है. Although in today's time situation has changed a lot,
बट इवन देन आप लोग क्या देख पा रहे हो, कई जगह पे कई चीजों पे आज भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। फीमेल क्यों डे वाली जॉब्स को प्रेफर करती हैं? क्योंकि उनको लगता है सिक्योरिटी कंसर्न्स आज भी हैं सोसाइटी में, आज भी कंप्लीटली इक्वल नहीं हो पाई हैं। समझ आया? तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी ना इन लोगों की हेल्प के लिए, ताकि वो सच में एंजॉय कर पाए अपनी इक्वालिटी को। To provide this, the state must devise social policies which would help to make such a people equal and give them a fair chance to compete with others. और इसीलिए स्टेट को क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज ऐसी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी जिसकी हेल्प से ये लोग भी फील करें कि यस वी ऑल आर इक्वल, और हम लोगों के पास भी फेयर चांस है दूसरों के साथ कंपीट करने का, फाइट करने का। मतलब पहले इक्वल तो लेके आओ, उस इक्वालिटी के लिए अफर्मेटिव एक्शंस रिक्वायर्ड हैं। समझ आ? मतलब जब आप बात देखो, अभी तक आप लोग कंक्लूड करोगे ना क्या पढ़ा आप लोगों ने अफर्मेटिव एक्शंस में, तो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी, इट मींस इट्स अ टाइप ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, राइट? ये आपका क्या हो सकता है, अफर्मेटिव एक्शंस हो सकते हैं। बट सम ऑफ द क्रिटिक्स, दोज हु डू नॉट फेवर द पॉलिसी, वो लोग क्या बोलते हैं कि इट इज द अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ इक्वालिटी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप खुद इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो, यू आर जजिंग दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, इसलिए इक्वालिटी है ही नहीं। लेकिन फिर जब हम दूसरा डायमेंशन देखते हैं कि अगर हम सबको इक्वल छोड़ दें तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम विल बी दैट कि सोसाइटी में फिर से प्रॉब्लम एस्टैब्लिश हो जाएंगी। और वो प्रॉब्लम्स क्यों एस्टैब्लिश होंगी, क्योंकि फिर हम लोग क्या फील करेंगे कि नहीं, अब देखो अगर जैसे हमने फीमेल्स का एग्जांपल लिया, आप उनको पहले इक्वल तो लेके आओ, जो शेड्यूल्ड कास्ट है पहले उनको इक्वल तो लेके आओ, तब तो वो फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ। समझ आया? इसलिए इक्वालिटी अगर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो यू विल हैव टू गिव सम स्पेशल प्रोटेक्शन टू द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देयर इज नो डाउट इन दैट। समझ आया? अब देखो, पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शुड बी एक्सटेंडेड टू एडमिशन टू प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी चीजें भी बनाई हैं कि जहां पर अगर गवर्नमेंट की रीच नहीं है ना, तो बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट मतलब बहुत लो फीस के साथ वो लोग पढ़ेंगे। 134A होता है वो बेसिकली, जिसका फॉर्म अप्लाई करके बच्चे बहुत लो फीस के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। समझ आया? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अब देखो फिर क्या है, द फैक्ट इज दैट in the sphere of education and healthcare, India has done far less for its deprived population than what is their due. अब देखो, अगर आप एजुकेशन में देखो, हेल्थ केयर में देखो, तो अब तक हम लोग बहुत कम कर पाए हैं अपने डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, जो हमें कर देना चाहिए था। Inequalities in school education are glaring, आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। Many poor children in the rural areas or urban slums have little chance of attending school. अगर देखो जो स्लम एरिया में रह रहे वो बच्चे जिनके पेरेंट्स गार्बेज पिकिंग का काम करते हैं, क्या अब वो बच्चे डेली स्कूल जा पाएंगे? क्या उनके पेरेंट्स उनको डेली स्कूल भेज पाएंगे? अगर मान लिया गवर्नमेंट ने उनको इंश्योर भी करा दिया कि यस गवर्नमेंट स्कूल्स आर देयर, यू कैन सेंड योर चिल्ड्रन, बट क्या वो बच्चे डेली स्कूल जा पाएंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन। फिर आप बोलते हो कि नहीं, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो क्या वो कम्पीट कर पाएंगे एक ऐसे बच्चे के साथ जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आज भी हम लोग वो चीजें इंश्योर नहीं करा पाए हैं जो हमें कर देनी चाहिए थी बहुत पहले, राइट? आप देखो, इफ दे डू गेट द चांस, देयर स्कूल्स हैव लिटिल टू ऑफर दैट वुड बी कंपेरेबल टू द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द एलाइट स्कूल्स, राइट? द सेम थिंग व्हाट आई वाज सेइंग टू यू। अब अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की आप हालत देखोगे, कोई तो गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर नेसेसरी चीजें भी अवेलेबल नहीं है, इवन बोर्ड्स भी प्रॉपर नहीं होते हैं, बिल्डिंग बहुत डैमेज्ड कंडीशन में होती है, राइट? फैंस भी वर्किंग कंडीशन में नहीं होते हैं। बट इन प्रेजेंट टाइम प्राइवेट स्कूल्स, एलाइड स्कूल्स, यू आर रीडिंग इन द फुल एयर कंडीशनर स्कूल्स, है ना? अब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मान लिया आप अवेल कर पा रहे हो, तो क्या वो बच्चा आपके साथ कॉम्पीट कर पाएगा जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है? क्या उसके ब्रेन का डेवलपमेंट इतना हो पाएगा? है ना? क्योंकि अब देखो हम क्या कर पा रहे हैं, अगर हम उन बच्चों को भेज भी रहे हैं तो फिर भी बहुत एक गैप हो जाता है इन द फैसिलिटीज, स्पेशली जब एक बच्चा बहुत एक एलाइट स्कूल में स्टडी कर रहा है और एक बच्चा एक कॉमन से सिंपल से छोटे से स्कूल में स्टडी कर रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन दैट। द इनइक्वालिटीज विच
the inequalities with which children enter school tend to continue to hamper their chances to improve their qualifications or get good jobs. और यही जो inequalities होती है ना, जो चिल्ड्रन फेस करते हैं स्कूल में एंटर करते टाइम, ये उनके इंप्रूवमेंट के चांसेस को हैम्पर करती है, रुकावट डालती है उसमें कहीं ना कहीं, है ना. और उसके अलावा देयर चांसेस टू इंप्रूव द क्वालिफिकेशन टू गेट गुड जॉब्स. अब जैसे मैंने आपको रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया है ना, अगर आप देखोगे जो एलाइट स्कूल्स होते हैं उसमें अलग से ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, आर्ट जैसे सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ऐसे में अब बच्चा क्या है, चाइल्ड इज नॉट सेंट्रलाइज टुवर्ड अ पर्टिकुलर थिंग ओनली. अब उसका डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल हर एक सब्जेक्ट में. इसलिए अब जो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, तो एक ऐसे बच्चे के लिए जिसने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन गेन किया ना, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी. क्योंकि सपोज आपने कम्युनिकेशन पढ़ी है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश अगर आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, तो ऑफ कोर्स योर कॉन्फिडेंस विल बी ऑन डिफरेंट लेवल. तो दूसरा बच्चा जिसने कभी यही नहीं सुना कि कम्युनिकेशन की भी अलग से क्लासेस होती है, ओह माय गॉड, वो बच्चा तो कंपटीशन में स्टैंड ही नहीं कर पाएगा. तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ गैप ना. These students face hurdles in gaining admission to allied professional courses because they lack the means of pay for special coaching. अब अगर मान ले कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको चाहिए कि मेरे को तो ना यूपीएससी क्रैक करना है. अब सोचो उस बच्चे को क्या, उसका मन क्या है कि यूपीएससी क्रैक करना है, बट उसको ये भी चाहे उसके मन में कहीं ना कहीं दैट आई विश आई कुड टेक कोचिंग क्लासेस, है ना. बट सोच के देखो, क्या वो बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज को कर लेगा जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है? क्या वो बच्चा कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में स्टे कर पाएगा? दैट्स नॉट पॉसिबल. समझ आया ना? इट मीन्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ गैप्स ना. फाइन, अब देखो तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट इवन डिजायर्ड जॉब्स, और वो लोग फील करेंगे कि हम तो ट्यूशन फीस भी नहीं दे पा रहे हैं महंगे महंगे इंस्टीट्यूशंस की, कोचिंग्स की, राइट. इसलिए वो कंपटीशन में बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे. समझ आया? द फी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज. अब देखो, अगर एक कॉमन फैमिली से मान लिया कोई एक बच्चा है, राइट, जिसके पेरेंट्स क्या है, लेबर क्लास में इंक्लूड है, क्या वो बच्चा बीटेक एमबीए जैसी एजुकेशन ले पाएगा? अगर, और इवन अगर आप बात करते हो ना आईआईटी आईआईएम्स, उनकी भी फीस बहुत ज्यादा हो जाती है जो गवर्नमेंट वाले होते हैं. पीएमटी की आप बात करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस बहुत ज्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है. तो पेरेंट्स कैसे सोच सकते हैं कि उनके बच्चे वहां तक रीच कर पाएंगे? इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सेस. इसीलिए अफर्मेटिव एक्शंस आपको रिक्वायर्ड हैं. द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो मे बी प्रोहिबिटिवली हाई, और ये भी बहुत ज्यादा हाई होती है. Consequently, they cannot compete on equal terms with the more privileged section, और इसलिए वो compete कर ही नहीं पाते हैं जो अदर ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के. Social and economic inequalities of this kind hinder the pursuit of equal opportunity, और यही कहीं ना कहीं hindrance create करती है उनकी complete development में, complete growth में. Most theorists today recognize this. What they contest is not the goal of equal opportunity, but the policies that the state should pursue to achieve that goal. मतलब अब स्टेट को देखना चाहिए कि वो कौन सी पॉलिसी अचीव करेगा. अब देखो क्या है, अब देखो what they contest is not the goal of equal opportunity. जो लोग गेन कर पा रहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट को पॉलिसी ऐसी इंश्योर करनी पड़ेगी कि वो लोग उनके गोल को अचीव कर पाएं. अगर उनकी पहुंच ही नहीं है तो कैसे आप सोच सकते हो कि वो लोग उन चीजों तक एक्सेस उनकी इंश्योर हो जाएगी? इसलिए अफर्मेटिव एक्शंस रिक्वायर्ड हैं. Should the state reserve seats for deprived communities, or should they provide special facilities that can help to develop talents and skill from an early age? क्या हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा, स्टेट को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दे ताकि उनके स्पेशल टैलेंट्स को ग्रो किया जाए? इज दैट रिक्वायर्ड? हाउ शुड वी डिफाइन हु इज डिप्राइव्ड? ना बट नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कौन डिप्राइव्ड है एक्चुअल में? Should we use an economic criterion to identify the deprived, or should we use social inequalities arising from the caste system in our country as the basis of identifying the deprived groups? अब हमें किस क्राइटेरिया को यूज करना है कि कौन डिप्राइव्ड है एक्चुअल में, हमारी सोशल कंडीशन या फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन? अब देखो
कहीं ना कहीं जो रैशनल है ना वो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि सोशल कंडीशन पे अगर आप बात करोगे तो अगेन वी आर डिवाइडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. These are aspect of social policy that are today being debated. और इसीलिए आज भी सोसाइटी में कुछ जो सोशल बेस्ड है ना, सोशल पॉलिसी के बेस्ड है, वो आज भी डिस्कस होते हैं, डिबेटेबल इश्यूज हैं. Ultimately, the policies that we choose would have to be justified in terms of their success in making the society more egalitarian and fair to all. बट कंक्लूजन इन दैट इज दैट कि आप चाहे कुछ भी इंश्योर करो, कुछ भी पाथ आप अडॉप्ट करो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी पॉलिसीज की सक्सेस शो करनी पड़ेगी. अगर आप इकोनॉमी के साथ जाते हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ जाते हो, इवन दैन ऑल्सो अगर आप सोशल बैकग्राउंड के साथ जाते हो तो दैन ऑल्सो. वाइल रिफ्लेक्टिंग on the issue of equality, our distinction must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equal. जब आप इक्वालिटी की बात करते हो ना, तो एक डिस्टिंक्शन जरूर होना चाहिए. किसके बीच में एक डिफरेंस जरूर होना चाहिए, बिटवीन ट्रीटिंग एवरीवन इन आइडेंटिकल मैनर, कि आप सभी को एक इंडिविजुअल मानो, एंड फॉर बीइंग इंडिविजुअल, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है और आप सभी को क्या करो, हर एक को इक्वली ट्रीट करो. अब देखो, हर एक को इक्वली ट्रीट करो, एक डिफरेंस उसमें आपको बनाना जरूरी है. अब ये भी डिबेटेबल है. अब देखो, हर एक पर्सन की एक आइडेंटिटी है, मतलब उसकी सोशली कुछ आइडेंटिटी होगी, है ना. सोशली उसको कुछ ना कुछ हो सकता है, बहुत कुछ उसने टॉलरेट किया हो, दैट कैन बी डिफरेंस. फिर क्या है, और एक एवरीवन शुड बी इक्वल, वो चीजें क्या आ गई, वो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई. अगर आप आइडेंटिटिकल मैनर पे देखते हो ना, तो वो चीजें दोनों फिर से अलग अगेन से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं. The latter may on occasions need differential treatment, but in all such cases the primary consideration is to promote equality. मतलब अब देखो क्या है, आप डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकते हो और वो रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी के बेसिस पे देखोगे, आइडेंटिकल मैनर पे देखोगे, तो आपको मिल जाएंगे. बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है और वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए जब आप देखते हो ना आइडेंटिकल मैनर में, तो आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस करनी पड़ेंगी, कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे. बट आपके माइंड में जो प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए, कि हम इक्वालिटी प्रमोट करना चाहते हैं उसके थ्रू. Differential or special treatment may be considered to realize the goal of equality, but it requires justification and careful reflection. आपका डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और उसकी वो केयरफुली उसमें रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए कि यस हम इक्वालिटी प्रमोट करें, तो ये चीजें इसमें दिख भी रही हैं. Since differential treatment for different communities was part and parcel of the caste system and practices like apartheid, liberals are usually very of deviation from the norm of identical treatment. अब देखो क्या है, ऑल्दो जैसे आप देखते हो ना सोसाइटी में, जैसे हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम था, अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं. बट इवन देन क्या हो सकते हैं, आप जब उन चीजों को ट्रीट करते हो तो वो क्या होंगी, वो चीजें डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. और उनको मेजर करने के डिफरेंसेस जो मेथड है ना, डिफरेंट मेथड्स हैं, दे कैन वेरी फ्रॉम ईच अदर. समझ आया. अब देखो, लेट अस थिंक, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, इज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग. वर्किंग वुमेन शुड रिसीव मैटरनिटी लीव. अब देखो, बिल्कुल सही बात है, अगर वर्किंग वुमेन है उनको पहले सिक्योर कराओ आप, है ना, सिक्योर फील कराओ. अगर उनको लगेगा कि यस मैटरनिटी लीव उनको मिल रहे तो दे विल बी फीलिंग प्रिविलेज्ड. यस, वी आर लकी इनफ. Our school should spend money to buy special equipments for 2 visually challenged students. बिल्कुल सही बात है. ये क्या होगा, बिल्कुल अच्छी बात है कि क्योंकि डिसेबल्ड बच्चे हैं, विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स उनको खरीदने चाहिए. Geeta plays brilliant basketball, so the school should build a basketball court for her so that she can develop her skill further. स्किल, उसकी सिर्फ एक बच्चे की स्किल के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, एक बास्केटबॉल का कोर्ट बना देना चाहिए. तो दैट कैन ऑल्सो बी, बट उसमें और भी बच्चों का बेनिफिट हो सकता है. जीत's पेरेंट्स वांट हिम टू wear a turban in the school पगड़ी, and infant parent want to pray on Friday afternoon. So the school should not insist that Jeet should wear a helmet while playing cricket, and infant teacher should not ask him to stay back for extra classes on Friday. बिल्कुल सही बात है, मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस एस्पेक्ट्स में. Fine, this was the whole chapter equality. I hope this is completely clear to all of you, but if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the NCERT solution of the same chapter. Till then, keep learning and stay connected. And the most important thing, if you understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel.
Thank you for being connected. Thanks a lot.